Hello everyone, welcome to Job Grade, one stop solution for UPSC Civil Service aspirants. My dear students, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पुटअप करेंगे। जी हाँ, आज हम देखेंगे नेशनल आईपी पॉलिसी यानी कि इंटेलेक्चुअल पॉलिसी। इस पोर्शन से प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए साइंस एंड टेक के मद्देनजर रखते हुए। कैसे नेशनल आईपी पॉलिसी फॉर्म की गई है गवर्नमेंट ने, उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंसी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। नेशनल आईपी पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल पॉलिसी राइट्स। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है? देखिए, राइट साथ में जुड़ा हुआ है इसके, यानी कि अधिकार है किस चीज का? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, अपने नोट्स आपको दे रहा हूँ, तो वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है अगर मैं उसको क्लेम करता हूँ तो। किसी कंपनी ने कोई डिज़ाइन बनाया है, कोई कैमरा बनाया है, कोई माइक्रोफोन बनाया है, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, कोई बाइक बनाई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया है अपना, कोई भी ऐसा डिवाइस, इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी के साथ साथ लिटरेरी वर्क लाइक बुक, पोएम, कोई थ्योरम, कोई इन्वेंशन, इनोवेशन, सभी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत आती हैं। उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ओन करने के राइट्स देना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये लीगल राइट की कैटेगरी में आता है। क्रिएटर्स को दिया जाता है, जिससे कि इसके अंदर जो उसकी मेंटल क्रिएशन है, लेट्स सपोज कि उसकी कोई भी इनोवेशन या उसकी थॉट प्रोसेस से जन्मा कुछ ऐसा प्रोडक्ट, वो उस पे उसके पूरे राइट होते हैं, आईपी राइट्स होते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। ये हमारे आईपी राइट्स भी काफी सारे प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। और एक चीज और मेरी बात ध्यान में रखना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम साइंस टेक में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज कोई भी इनोवेशन, कोई भी साइंटिफिक अचीवमेंट, कोई भी किसी भी साइंटिस्ट की होगी, किसी भी इनोवेटर की होगी, उसको आईपी राइट्स में रखेंगे तो ही वो उसकी लीगल अथॉरिटी रखता है अपने पास। और इसको अचीव करने के लिए, इसको अप्लाई करने के क्या होते हैं इंटरनेशनल, क्या लीगल फ्रेमवर्क्स हैं और क्या नेशनल फ्रेमवर्क्स है, उसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले माय डियर, कॉपीराइट की श्रेणी में आता है, यानी कि आप यूट्यूब पर भी देखते होंगे, वीडियोस वगैरह में देखते होंगे, नीचे लिखा रहता है कॉपीराइट 2025, यानी कि कॉपीराइट आपने अप्लाई किया हुआ है किसी भी। टी सीरीज सबसे ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स करता है दूसरे लोगों पर। मान लीजिए आपने कोई वीडियो क्रिएट करी जिसमें आपने किसी भी मूवी का सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग यूज किया और उसके वर्ड्स पर क्योंकि कॉपीराइट है, लिरिक्स पर कॉपीराइट है, तो आप पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। यानी कि आप किसी और की अथॉरिटी वाली एंटिटी, कोई उसकी अथॉरिटी वाला प्रोडक्ट अपने यहाँ पर यूज कर रहे हैं बिना उसकी परमिशन के, बिना परमिशन के कुछ यूज करेंगे, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। कॉपीराइट उसकी। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं माय डियर? ट्रेडमार्क्स ये फिजिकल प्रोडक्ट पर होता है, इकोनॉमिक्स में इसका यूज किया जाता है। ट्रेडमार्क के मान लीजिए कोक ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, उसका कोई टेस्ट है, उस पर उसने ट्रेडमार्क ले लिया, उसके डिजाइन पर ले लिया। मान लीजिए ये तो फूड एंड बेवरेजेस में आ गया। मान लीजिए कि टाटा नेक्सन की गाड़ी है, उसने उसके डिजाइन पर अपना ट्रेडमार्क ले लिया, तो टाटा नेक्सन की कॉपी कोई नहीं कर सकता। सिमिलर थोड़ा बहुत बना सकते, लेकिन हूबहू वैसी डायमेंशन उसी स्पेसिफिकेशंस पर कोई नहीं निकाल सकता, उसका ट्रेडमार्क हो गया। जीआई टैग्स होते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाफूस आम है, ठीक है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसी प्रकार से रसगुल्ला है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। हल्दी को जीआई टैग मिला हुआ है। आपने पिछले 2016 के बाद से चीजें मल्टीप्लाई हो गई हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन आने लगे कि कहाँ के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि उस टैग से पता लग जाए एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को ये बिलोंग करता है प्रोडक्ट। मैंने एग्जाम्पल आपको दिए, आम का हो गया इसमें, ठीक है। ऐसे ही कड़कनाथ चिकन का साउथ इंडिया में मिला हुआ है। उड़ीसा और बंगाल में लड़ाई हुई थी कि रसगुल्ला कहाँ का है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रसगुल्ले का जीआई टैग किसके पास है। ये कुछ वेराइटीज है इसमें। अदर देन दिस, इंडस्ट्रियल डिजाइन, यानी कि कोई भी प्रोटोटाइप, कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई ऐसी मशीन बनाई है, ऐसा डिजाइन क्रिएट किया है जिस पर उसकी पूरी पूरी एंटिटी है, पूरा उसका राइट है, इंडस्ट्रियल डिजाइन। पेटेंट्स होते हैं। देन ट्रेड सीक्रेट्स, एक एक राइट को इंडिविजुअली देखते हैं, वन बाय वन चीजें समझ में आ जाएगी आपको एग्जांपल के साथ जब आपको बताया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है क्रिएटर के लिटरेरी राइट्स को, यानी कि कोई भी क्राफ्ट के, मान लीजिए किसी ने सॉन्ग लिखा है या फिर किसी ने कोई पोयम लिखी है या फिर किसी ने कोई आर्टिकल लिखा है जिसको वो ओन करता है, किसी रिसर्च पेपर लिखा है, ये कॉपीराइट की श्रेणी में आता है। ये
उस क्रिएटर की डेथ के 50 साल बाद तक एक्टिव रहती है ये चीजें, कॉपीराइट उसके ऊपर होता है, वो उसको ओन करता है, कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें बुक्स, फिल्म, स्कल्पचर्स, सॉफ्टवेयर राइट्स आ जाएंगे, परफॉर्मेंस प्रोसीजर्स आ जाएंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन ने अपनी वॉइस का कॉपीराइट लिया हुआ है, यानी कि कोई भी एड एजेंसी या फिर कोई भी ऐसा यूट्यूब, कोई भी क्रिएटर अमिताभ बच्चन के वॉइस को यूज नहीं कर सकता बिना उसकी परमिशन के। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे स्टार्स है जिन्होंने अपनी वॉइस को या फिर अपने प्रोटोटाइप को क्या किया हुआ है, कॉपीराइट किया हुआ है। ट्रेडमार्क माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिंबल होता है, डिस्टिंग्विश करता है गुड्स और सर्विस, यानी कि गुड्स और सर्विस के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो आता है आपका ट्रेडमार्क। एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से अलग करता है, ट्रेडमार्क करता है। बात समझ में आ गई? ये ट्रेडमार्क होता है, रजिस्टर्ड कंपनी होती है। जैसे कि मैं उदाहरण दे देता हूं, आपने देखी होगी फ्रेंचाइजी, आपने देखा होगा जयंती जलजीरा। ठीक है, जयंती जलजीरा के स्थान पर कोई और दूसरा प्रोडक्ट सेम नाम नहीं यूज कर सकता, तो दूसरी कंपनी जो आएगी जलजीरा को कॉपी कर लेगी। अब जलजीरा को जलजीरा कर लिया उन्होंने और वो हो गया है, अब दूसरा आ गया है। भले ही जो मुख्य जो व्यक्ति था जयंती वाला लाहौरी में गया, लेकिन उसका नाम कॉपी नहीं कर सकता, भले ही उसने जो सीक्रेट है वो इंग्रेडिएंट थोड़ा सा ट्वीक कर यूज कर लिया, लेकिन नाम अलग रहेगा। रीजन भी ट्रेडमार्क उसको मिला हुआ है। जयंती जलजीरा पे अपना ट्रेडमार्क है, लाहौरी पे अपना ट्रेडमार्क है, ऐसे ही बाकी चीजों पर ट्रेडमार्क होता है। बात समझ में आ गई है? जीआई टैग मैंने आपको उदाहरण दे दिया था कि ज्योग्राफिकल ओरिजिन को जो बताता है। एग्जाम्पल एक मैं आपको देता हूँ, दार्जिलिंग टी, इससे पहले भी आपको बताया हुआ, हापुस आम का है। ठीक है, इसी तरीके से रोजेस का भी है, फ्लावर्स का भी मिलता है आपको अलग अलग तरीके के। ठीक है, केक्स एंड पेस्ट्रीज पर अभी इतना आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो भी नेचुरल प्रोड्यूस है उस पर है। कॉफी पर है, आपका टी पर तो है ही है। क्लियर हो गई? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इस तरीके से काम करते हैं। 3 तो ये थे, उसके अलावा जो आते हैं वो आते हैं आपके पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ट्रेड सीक्रेट। पेटेंट क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेंशन को, जैसे कि नोवेल हो गई, नॉन ऑब्लिवियस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल जो है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो ऐसी कोई इनोवेशन इन्वेंशन नहीं कि किसी ने क्या बोलते हैं न्यूक्लियर कोई चीज बना दी उस पे वो कर लेगा, यानी कि कोई समाज को नुकसान पहुंचाने वाली चीज पे पेटेंट नहीं मिल सकता। बात समझ में आ रही है? कि किसी ने चक्कू छुरी बना ली और किसी मर्डर कर रहा है, या फिर कोई ऐसा वेपन बना लिया जो कि बहुत घातक है, ऐसी चीजों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जो कि नोवल है और जिनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल, जिनके यूजेस है। बात समझ में आ रही है? अदर इंडस्ट्रियल डिजाइन को, एस्थेटिक्स और डेकोरेटिव फीचर्स को। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग होगी, मान लिया कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उसका जो डिजाइन होगा ना, वो उसका इंडिविजुअल डिजाइन होगा, वो उस पर क्या ले लेगा? इंडस्ट्रियल डिजाइन का राइट ले लेगा, आईपी राइट से लेगा। बात समझ में आएगी? यानी कि जो नेक्सन है आपकी, नेक्सन को हूबहू उसकी डायमेंशन को, उसके एस्थेटिक्स को, उसके डिजाइन को कॉपी कर दूसरे नहीं बन सकती। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड सीक्रेट्स होती हैं, प्रोटेक्शन कन्फाइंड बिजनेस इंफॉर्मेशन। जैसे कि कोई कंपनी है, मान लिया कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो जरूरी नहीं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी सीक्रेट को बताएगी कि उसने इंग्रेडिएंट क्या डाला है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कोका कोला ने आज तक अपना फॉर्मूला नहीं बताया कि कोक में कैसा इंग्रेडिएंट यूज कर सकती है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही और कोई भी बेवरेजेस होगी, मान लीजिए लिम्का है, लिम्का ये नहीं बता रही कितना ऑर्डर, या फिर मैं लाहौरी जीरा का आपको एग्जांपल दिया था, उसमें भी इसी तरीके से ट्रेड सीक्रेट है, वो दूसरे को रिवील नहीं करेंगे। मैकडोनल्ड्स हो गया, या फिर आपका हो गया बर्गर किंग, ये दोनों भी अपने ट्रेड सीक्रेट शेयर नहीं करेंगे, जो दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है। बात समझ में आ रही? इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। आईपी राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को अपनी एक यूनिक पहचान मेंटेन करने के लिए, और अपने प्रोड्यूस को एक अलग चीज, अलग दर्जा देने के लिए, और उसको रिस्पेक्ट मिले उसकी इनोवेशन, उसकी क्रिएशन की, इसलिए आईपी राइट्स हैं। ठीक है, अब आईपी राइट्स की इंट्रोडक्शन तो हो गई। नेशनल आईपीआर पॉलिसी जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? मुख्य तौर पर यहाँ पर 7 फीचर्स आपको देखने के मिलेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको इसका बता देता हूँ। 2016 में ये पॉलिसी लॉन्च की गई थी, जो कि सबल देती है, साहस देती है किसको? क्रिएटर्स को, प्रमोशन, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपी राइट्स को। बात समझ में आ रही? थ्रू दी, यहां पर एक यूनिट का गठन किया गया है, CIPAM, सेंटर फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, और इसका गठन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल
इंटरनल ट्रेड DPIIT, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गठन इस डिपार्टमेंट के अंडर किया गया जो कि ओवरलुक करेंगे किसी भी IP राइट को प्रदान करने और उनसे जुड़ी हुई समस्याओं पर ये फोकस रहेंगे। बिल्कुल, ये उनको जितने भी डिस्प्यूट होंगे उसको मैनेज करेंगे, उसके लिए एक ट्रिब्यूनल भी है। बात समझ में आ रही है? पॉलिसी जो है गाइडेड बाय द स्लोगन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। एग्जाम में, छोटे एग्जाम में तो पूछा जा चुका है, आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में किसी एक स्टेटमेंट में मेंशन किया जा सकता है, संभावना है। क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, नेशनल IPR पॉलिसी 2016 का स्लोगन है इसका, ठीक है। अच्छा, आप IPR पॉलिसी की बात कर रहे हैं, यूनिकनेस की बात करते हो, ये अलाइन करता है सीधा सीधा किस आइडिया को, माय डियर स्टूडेंट्स? जो आइडिया है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का, नेशनल क्रिएटर्स को बढ़ावा देने का, जिसमें कि जो भी वो अपना प्रोड्यूस करे, कोई भी इन्वेंशन इनोवेशन करे, उसको उनके ट्रेड सीक्रेट, उनको सम्मान मिले, उनको IPR राइट्स मिले। उसके बाद समझ में आ रही है, जिससे कि अलाइन करता पूरा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन क्या कहता है कि इनोवेटर्स को रिस्पेक्ट करेंगे और उनकी जो इनोवेशंस हैं उनको IPR पॉलिसी दिलाने में, IPR उनको राइट्स दिलाने में उनको हेल्प करेंगे। बात समझ में आ रही है? यंग इनोवेटर्स को, यंग साइंटिस्ट को। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पर जो मुख्य तौर पर देखने वाली बात है 2025 UPSC CSC 2025 के लिए जो इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि ट्रेडिशनल नॉलेज को यहां पर 2026 वाले उसमें सम्मान दिया गया। हालांकि इससे पहले भी बहुत सम्मान दिया गया, लेकिन 2016 के IP जो नेशनल IPR रिजीम है उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज पर भी ध्यान दिया गया, फोकस किया गया। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में जो आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, जो आपके देसी नुस्खे हैं, जो आपकी आयुर्वेद है, जो आपका जितना भी आयुष मंत्रालय है, उसके अंदर जितनी भी थेरेपीज आती है, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले करा था लोगों को डर से दूर भगाने में और उनकी ट्रीटमेंट में, और उनको सपोर्ट किया था अपनी मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ उसको मेंटेन करने के लिए। इसलिए बात समझ में आ रही है? तो 16 से बात चली आ रही थी, वहां पर उसने साबित भी कर दिया कि ये आपको ट्रेडिशनल नॉलेज की टीके को सम्मान देने का कितना फायदा हुआ, ट्रेडिशनल नॉलेज की इसको रिकमेंडेशन हुई, क्यों एक्सेप्टेंस क्यों है। इट कवर्स डाइवर्स फील्ड्स, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी को, ये यानी कि जो पुरातन समय से जो चलती आ रही है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ट्रेडिशनल नॉलेज के भी हम इसको करेंगे, और इसमें कोई द्वंद नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो त्रिफला का योग है किसी एक कंपनी उसका पेटेंट ले लेगी, एक्सेप्ट किया है। अब त्रिफला कोई मान लीजिए पतंजलि त्रिफला बना रहा है, त्रिफला में 3 चीजें होती हैं, आंवला, हरड़ और बहड़ा, ठीक है, ये आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं। तो इस पर वो पतंजलि पेटेंट नहीं ले सकता कि मैं ही केवल त्रिफला चूर्ण बनाऊंगा। ऐसी भारत में पता नहीं कितनी सैकड़ों कंपनियां हैं जो कि त्रिफला चूर्ण बना सकती है। यानी कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको कोई भी पेटेंट के दायरे में नहीं बांध सकता, उसको लिमिट नहीं कर सकता, ओपन फॉर ऑल है। बात समझ में आ रही? इसको कंसिडरेशन करते हुए भारत में पहले भी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम का गठन किया गया, जिसमें कि बायोपायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए और मिसयूज करने के लिए उसमें प्रावधान रखे गए। जैसे कि आप देखें कोलगेट और पाल्मोलिव के केस में आपने देखा होगा कि पेटेंट क्लेम कर रहे थे कि कोलगेट और पाल्मोलिव ये पेटेंट क्लेम कर रहे हैं कि हमारा ही बनाया हुआ है कोई चीज, आइटम है। जैसे कि मान लीजिए कोलगेट क्लेम कर रहा है कि हमने चारकोल थेरेपी निकाली है, चारकोल के थ्रू हम क्या करेंगे, प्लेग और उसको दूर करेंगे। या फिर कोई नीम का टूथपेस्ट बना दे कोलगेट और बोले ये तो हमारा इसमें पेटेंट है। ऐसा नहीं है, भारत में सदियों से नीम की दातून, बबूल की दातून लोग करते हुए आ रहे, वो ट्रेडिशनल नॉलेज के तहत है, तो उसको कोई भी कंपनी आगे पेटेंट के दायरे में नहीं रख सकती। बात समझ में आ गई? ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022 में भी ट्रेडिशनल नॉलेज को जगह दी गई, सम्मान दिया है। रीजन बीइंग रेगुलेट किया गया टीके को प्रिजर्वेशन के लिए, यानी कि इसकी प्रिजर्वेशन करनी है। प्रिजर्वेशन किसकी होगी माय डियर स्टूडेंट्स? उन हर्ब्स की होगी प्रिजर्वेशन, उन फॉर्मूलाज की होगी जो कि सदियों से यूज किए जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उस साइंस की होगी और उस नॉलेज की होगी जिसको लोग बाग सूडो साइंस भी कह देते हैं। बात समझ में आ रही? आयुष के अंदर जितनी भी एंशिएंट आपकी नॉलेज है उसको सम्मान दिया गया है यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर, यानी कि जो हर्ब्स एंड मेडिसिन आप यूज करते आ रहे हैं उसको यहाँ पर। क्लियर है? देखिए IPR राइट्स क्यों उतने इंपॉर्टेंट आपको, केवल इकोनॉमिक्स में नहीं, साइंस एंड टेक में भी
यहाँ से आपको चीज समझ में आ जाएंगी। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 2014 में इसको कंसिडर करती है। स्टार्टिंग में आते ही नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में ये चीज क्लियर कर दी गई थी, ट्रेडिशनल नॉलेज को सम्मान दिया जाएगा। प्रमोट किया गया एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम जैसे कि आयुर्वेद और योग को। नेशनल आईपीआर पॉलिसी में तो आप ऑलरेडी इसको देख ही चुके हैं, रिकॉग्निशन टीके एज वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट, बहुत है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट वैल्यूएबल है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अदर देन दिस माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे 2016 के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के? 7 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। सबसे पहले है अवेयरनेस, प्रमोशन और आउटरीच। सबसे पहला है ये फोकस करेगा अवेयर, नाम से समझ में आता है अवेयरनेस, यानी कि एडुकेट करेंगे ऑल लेवल ऑफ द सोसाइटी को अबाउट दीज थिंग्स के आईपीआर राइट्स क्या होते हैं, पॉलिसीज क्या होती हैं। क्लियर है? जिससे कि बेनिफिट होगा इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लेवल पर बेनिफिट्स इसके देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है? अच्छा, इसमें अवेयरनेस कैसे हो सकती है? कैंपेन्स हो सकते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स करवाए जा सकते हैं, लोकल लेवल पे, स्कूल लेवल पे लोगों को जागरूक किया जाएगा, बच्चों को जागरूक करेंगे, बच्चे कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे, स्पीच एंड डिबेट्स होंगी। बात समझ में आ रही है? इसका जितना प्रचार होगा उतना बढ़िया है। एजुकेशन इंक्लूजन, इसमें एजुकेशन में इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि आप सिलेबस में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और स्कूल्स में, एनसीईआरटीज में ये चीज पहुंच चुकी है कि कैसे आईपीआर को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैसे गेन किया जाता है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं और कैसे आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, ये जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आती है तो यहाँ पर स्टूडेंट लेवल पे अगर हम देखें तो बच्चों में भी ना एक क्रिएटिविटी की भावना जगती है और वो कुछ क्रिएट करना चाहता है कि मेरी एक अलग पहचान बनेगी, मुझे भी आईपीआर राइट मिलेगा अगर फ्यूचर में, तो मैं भी कुछ ऐसा करूं। जनरेशन ऑफ आईपीआर कैसे कर सकते हैं? एनकरेज किया जाएगा मोर इंटेलेक्चुअल आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को और इंक्रीज करने के लिए, यानी कि क्रिएटिविटी पर भार दिया जाएगा, R&D पर फोकस किया जाएगा, इनोवेशन, क्रिएटिविटी विद इन द कंट्री। अच्छा, लीगल और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इनके क्लेम्स का रिड्रेसल होगा, इनके बीच में जो भी समस्या आएगी उसका समाधान कैसे होगा, उसके लिए एग्जिस्टिंग आईपीआर लॉज को मजबूत किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा और एप्लीकेशंस को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। बात समझ में आ जाएगी? अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लेवल पर अगर इसको देखा जाए तो किसी भी चीज को एडमिनिस्टर या अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल नॉलेज वाली बात की जाए तो यहाँ पर उसको सबसे पहले तो डिजिटलाइज किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा, ठीक है, और ऑफिस को एनहांस किया जाएगा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस और ओवरऑल वर्क फ्लो, यानी कि कहाँ पर ये पेटेंट्स का डाटा है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, ठीक है, उसका रखरखाव सही से होगा, उसके ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं। अदर देन दिस माय डियर, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपीआरस, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट बन गया, किसी ने कोई इन्वेंशन कर दी, उसका राइट ले लिया, उसको मार्केट में भी लेके आना, उसका कॉमर्शियलाइजेशन, यानी कि उसको प्रोडक्ट के फॉर्म पे भी आएगा जब भी तो उसका यूज है। ऐसा नहीं है किसी ने इन्वेंशन करी, इनोवेशन करी, कुछ बनाकर रख दिया और उसको रोक दिया गया, नहीं, उसको मार्केट में लाने के लिए भी ऐसा माहौल बनाया जाए, उसको ऐसी सुविधाएं दी जाए, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टअप वाली जो चीज आई थी, इनोवेशन वाली, स्टार्टअप इंडिया उसको हेल्प कर रहा है। फैसिलिटेट प्रोसेस फॉर इंडियन बिजनेस टू इफेक्टिवली कॉमर्शियलाइज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि मार्केट में उतार सके, कॉमर्शियलाइज कर सके उसके प्रोडक्ट को बाहर, इकोनॉमिकल वैल्यू मिले, प्रमोशन मिले उसको, और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, यानी कि रोजगार जनरेट करने की तरफ कोई प्रोडक्ट बनाएगा, मार्केट में लेकर जाएगा, नई चीज क्रिएट होगी, नई चेन क्रिएट होगी, नई एक बिजनेस की एक पूरी संभावना बनती है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि पुरानी चीजों को ही रिपीट कर करके हो, अगर नई इन्वेंशन कुछ होगी तो मार्केट में जाएगी, ऑटोमेटिकली नया कुछ निकल कर आएगा। एनफोर्समेंट एंड एडजुडिकेशन, यानी कि उसको लीगली एनफोर्स कैसे करना है कि यस कि आप कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसके आईपीआर लीजिए और दूसरे को कॉपी मत कीजिए, दूसरे के ट्रेडमार्क में इंफ्रिंजमेंट मत कीजिए, जीआई टैग का सम्मान कीजिए, इन सब चीजों को जो ओवरऑल जो 7वां है, एम्फसाइज इंपॉर्टेंस प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू पेटेंट, जितनी भी हमारी चीजें थी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू लीगल रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट एंड प्रिवेंटिंग पायरेसी। बहुत ध्यान रखना है, यानी कि पायरेसी का इन्फ्रिंजमेंट ना हो, काउंटरफिट यानी कि नकली चीजें ना बने। ऐसा है कि बड़ी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बना दिया, प्यूमा का कोई प्रोडक्ट है और मार्केट में पामा बिक रहा है, ऐसे इंडियन कोई भी ब्रांड हो सकता है, मान लीजिए 18 है, विराट कोहली का एक ब्रांड है, अगर उसकी कॉपी टी शर्ट मार्केट में घूमेंगे तो उस ब्रांड के लिए यानी कि क्या है, काउंटरफिट है, उसकी नकली चीजें आ रही हैं, इसका भी ध्यान रखना है हमें। स्पेशलाइज कॉमर्शियल कोड्स और एडीआर मैकेनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट यहां पर होगी, यानी कि हमें कोशिश करनी है
मोर स्किल्ड लेबर, मोर स्किल्ड वर्कफोर्स की, जो कि नए बदलते हुए दौर की नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करे, स्किल करे, ट्रेन करे और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी जो मार्केटिंग है, उसकी जो सेल्स है, उसमें वो काम आए। ठीक है, और पूरे पोटेंशियल को लेवरेज करे, वो जो भी आईपीआर अटेन करा है उसको। बात समझ में आ गई माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टिप्स एंड बिट्स लेकर, जो कि आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अपकमिंग, जो कि 25 मई 2025 को है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।